अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद अहमद आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस टॉक शो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो तयशुदा टॉपिक है वो है NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें डायबिटीज़ सर फहरिस्त होती है, फिर ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया। इसके साथ साथ जो है वो कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का सेशन जो है वो ख़ास तौर पर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया पर हम बात करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर फौजिया अख्तर है। डॉक्टर फौजिया अख्तर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और इसी के साथ साथ जो है वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो टेली मेडिसिन के थ्रू भी सर अंजाम देती हैं, जो कि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं। और इसी पे हम बात करने के लिए जो आज हमने दावत दी है डॉक्टर फौजिया अख्तर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। Walaikum salam, Dr. Waid, and thank you for inviting me for this session. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी आपने टाइम निकाला, और वेलकम टू शो। जैसा कि अभी मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा था कि NCD बेसिकली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त डायबिटीज़ और फिर ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है वो सामने आता है। तो अगर हम जो है वो डायबिटीज़ से बात शुरू करें तो इसके बारे में डॉक्टर साहबा आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली क्या है? अच्छा देखें, डायबिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ पे आजकल एक बहुत ही कॉमन मसला है, जो हर घर में हमें कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज़ नज़र आता है। डायबिटीज़ बेसिकली 3 तरह की होती है। एक डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, जो कि यूजुअली ज़्यादातर जो है वो बचपन में ही डायग्नोज होती है, बचपन में या यंग अडल्ट्स में होती है, और उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन के ज़रिए किया जाता है। जो दूसरी जो कॉमन डायबिटीज़ जो हम देखते हैं आमतौर पे, वो डायबिटीज़ टाइप 2 है, जो कि हो तो किसी उम्र में भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिडिल एज में या फिर बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और इसके लिए जो है उसकी वजह जो है वो ये है कि या तो हमारी बॉडी जो इंसुलिन है वो सही तौर पे नहीं बना पा रही, या फिर वो बना तो रही है लेकिन इंसुलिन अपना काम सही तौर पर नहीं कर पा रहा। तो उसकी वजह से जो है ये डायबिटीज़ टाइप 2 होती है, जो आम तौर पर ज़्यादा कॉमन होती है, और आज हमारा फोकस भी जो है वो ज़्यादातर डायबिटीज़ टाइप 2 पे होगा। और तीसरी किस्म की डायबिटीज़ जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो कि ख़ास तौर पे ये प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स में होती है, और ये उसी वक्त डायग्नोस होती है जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है। और फिर उसके साथ मसला ये होता है कि ये डायबिटीज़ जिनको प्रेगनेंसी में होती है उनको आगे जाके लेटर लाइफ में भी डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर साहबा क्या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज करते हैं टाइप 2 के हवाले से अगर हम बात करें तो? जी, अच्छा, जैसे हमने कहा आज हमारा फोकस टाइप 2 पर ही होगा, तो टाइप 1 का अगर हम देखें तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि बॉडी अपने अगेंस्ट में ही सेल्स बनाते हैं। तो उसके लिए ना कोई वजूहात हैं, ना कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, और ना ही जो है कोई उसका प्रिकॉशन या प्रिवेंशन है। लेकिन जब हम डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 के जो है वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि एक इंसान के ऊपर अपने ऊपर मुनहसर है कि वो चाहे तो जब उसको शुगर नहीं हुई है तो वो अपने आप को थोड़ा बचा सकता है, या शुगर की बीमारी को अपने ऊपर आने से थोड़ा डिले कर सकता है। तो उसके लिए रिस्क फैक्टर का जानना और फिर उनके हवाले से एहतियात करना ज़रूरी है। तो जो डायबिटीज़ टाइप 2 के जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है वज़न का ज़्यादा होना या मोटापा। तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा में ओवरवेट की कैटेगरी भी आती है और ओबेसिटी भी आती है, मोटापा भी आता है। तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उनको डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करके हम अपने डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं फैमिली हिस्ट्री के, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उनके मदर को, फादर को या फिर भाई बहनों में किसी को डायबिटीज़ है, तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि जिनको फीमेल्स को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है, उनको लेटर लाइफ में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता है, उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ का है वो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों की लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल भी शामिल नहीं होती, तो ये भी एक डायबिटीज़ का एक बहुत ही ज़रूरी रिस्क फैक्टर है। और हम इन रिस्क फैक्टर्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि इनमें से बहुत से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट हम अभी से ही एहतियात करके या उन मसलों को हल करके अपने आप को शुगर की बीमारी से या डायबिटीज़ टाइप 2 से बचा सकते हैं। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो उसकी तशख़ीस हो जाती है, तो बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि दवा के बगैर ही उसका इलाज किया जाए, और ख़ास तौर पर वो कोशिश करते हैं कि हम अगर मीठा खाना छोड़ देंगे तो शायद शुगर की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के जो लोग सोच रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ जिस वक्त डायग्नोज होती है तो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके कितने लेवल्स पे आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है। बाज़ दफ़ा जब हम कुछ लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो डायबिटिक रेंज में नहीं आते, वो प्री डायबिटीज़ में भी आते हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि शुगर इतनी नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से यकीनन ज़्यादा है, लेकिन अभी इतनी नहीं बढ़ी कि शुगर की बीमारी में उनका शुमार किया जाए। तो ऐसे लोगों को तो मीठा बंद करके लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज करके हम आगे चल सकते हैं। लेकिन जब एक बार शुगर हो गई और नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं, तो एहतियात तो जो मीठा खाना बंद करना वो तो उस वक्त भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजेस करनी होंगी, लेकिन फिर उसमें ज़्यादातर औकात जो है दवा लेना ज़रूरी होता है। बहुत कम ऐसे मरीज़ जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाएं तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, उनको दवा की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसी के साथ डॉक्टर फौजिया, आप हमें बताइएगा कि क्या ये दवा जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लेने की ज़रूरत होती है, या कुछ महदूद मुद्दत तक इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जो है अगर उसको कहा जाए कि ये लाइलाज मर्ज़ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में डायबिटीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट इलाज तो दरियाफ्त नहीं हुआ। तो डायबिटीज़ को बेसिकली हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने से हम अपनी बॉडी को जो डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा सकते हैं। तो देखा ये गया है कि डायबिटीज़ की दवाओं की ज़रूरत कभी, जब एक बार डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया तो ज़िंदगी भर दवाओं की ज़रूरत होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं तो दवाओं की ज़रूरत बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो डायबिटीज़ जिन लोगों को हो जाती है उनको ज़िंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती हैं और साथ में एहतियात भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब जैसे हम एक कंसिडर करें एक पेशेंट का कि वो डायबिटिक है, रेगुलरली दवा भी ले रहा है, तो उसे कितने वक्फे के से जो है वो अपने नॉलेज को या अपने डॉक्टर को जो है वो विज़िट करना चाहिए? अच्छा, देखिए, डायबिटीज़ जो है जब हम किसी का इलाज शुरू करते हैं, अगर बहुत बिगड़े हुए नंबर हो तो शुरू में थोड़ा सा जल्दी भी फॉलो करते हैं, लेकिन जब एक बार आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल हो जाए तो अगर आप 3-3 महीने पर भी अपने मालिज को दिखाते रहें और उनसे उनको 3-3 महीने पे, हम शुगर का एक 3 महीने वाला टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, तो वो आइडियली हर 3 महीने में यानी साल में 4 दफ़ा होना चाहिए। तो अगर वो हर 3 महीने में करके अपने डॉक्टर को दिखाते रहें तो उससे ये पता चलता रहेगा कि वो पिछले 3 महीने में उनकी शुगर का कंट्रोल कैसा रहा, और फिर उस हवाले से वो उनको आगे एडवाइस अगले 3 महीनों की दे सकते हैं। तो अगर नंबर अच्छे चल रहे हैं, कंट्रोल अच्छा चल रहा है, तो 3 महीने में इससे जल्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना अगर बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए नंबर हैं तो फिर हम यूजली जल्दी भी फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करें अगर अनकंट्रोल शुगर रहती है, उसके जो लेवल्स हैं हाई रहते हैं, तो क्या ये कुछ पेचीदगियों का भी सबब बनते हैं, या इनको अगर दवा से
आगे चल के कंट्रोल करें तो पेचीदगियाँ बच जाती हैं। ये दो मुख्तलिफ तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते, बहुत से मरीज़ ऐसे भी देखे गए हैं कि शुगर होने के बाद 7-7, 8-8 साल तक जो है वो बाकायदगी से दवा नहीं लेते और उनका शुगर लेवल हाई रहता है। तो इस सिलसिले में क्या कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं? देखिए, डायबिटीज़ लाजमी पेचीदगियाँ पैदा करता है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने कहा मरीज़ हैं जो 7-7, 8-8 साल तक दवाई नहीं लेते हैं, उसकी अक्सर वजूहात ये होती हैं कि डायबिटीज़ की कोई बहुत ज़्यादा अलामतें नहीं होती, तो उनको कुछ तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही होती, हालांकि अंदर शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, तो वो तकलीफ़ नहीं होती, तो वो उस हवाले से वो कहते हैं जब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है तो दवा किस चीज़ की लें। लेकिन देखा ये गया है कि डायबिटीज़ टाइप 2 या डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है वो अपनी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ जो है वो 10 से 15 साल के बाद ज़ाहिर करता है। तो इनिशियली जो 7 से 8 साल वो दवा नहीं भी ले रहे, तो वो वैसे तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो जो बढ़ा हुआ शुगर है वो उनके डिफरेंट ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर रहा है और उनको डैमेज कर रहा है। और फिर जब वो एक बार डैमेज हो गया, तो वो सारे डैमेजेस ऐसे हैं जिनको हम दोबारा से सही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा फोकस, जब एक बार किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो हमारा फोकस ये होता है कि उसको अच्छा कंट्रोल किया जाए, ताकि वो जो आगे आने वाली पेचीदगियां हैं उससे बचा जाए। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ जो है वो जब हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो देखा ये गया है कि किसी लेवल पर जाकर जो है वो मुआलिज जो है वो तजवीज़ करते हैं कि इंसुलिन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मरीज़ जो है उनका नैरेटिव इस तरह से होता है कि इंसुलिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये तो आखिरी स्टेज हो गया, और बहुत से जो है वो खौफ होते हैं उन्हें, और बहुत से उनके जो है वो रिजर्वेशन होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो इंसुलिन जो है ज़्यादातर मौलिज बिल्कुल वाकई में उस वक्त तजवीज़ करते हैं जब दवाइयाँ काम करना छोड़ देती हैं, मैक्सिमम डोज पे आ जाते हैं, 2 से 3 दवाओं पे आ जाते हैं, तो फिर मौलिज कहता है कि अब इंसुलिन, अब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो इंसुलिन इस्तेमाल करें। हालांकि अब जो नई तहकीक है वो ये बताती है कि इंसुलिन अगर बिल्कुल शुरू में भी इस्तेमाल किया जाए, जिस वक्त डायग्नोसिस होती है और नंबर ज़्यादा हैं, एक ख़ास नंबर से ज़्यादा अगर शुगर बढ़ी हुई है, तो उस वक्त भी इंसुलिन इस्तेमाल किया जाए तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। और इंसुलिन इस्तेमाल करने से नुकसान कोई नहीं है। हाँ, वो एक सुई का चुभोना अपने आप को एक तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन ये सुई बहुत छोटी सी होती है। और अब जो नई इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ऐसी भी अवेलेबल हैं जो दिन में यानी 24 घंटे में सिर्फ एक बार लगा के भी आप अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसुलिन इस्तेमाल करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब आप लास्ट स्टेज पर हैं या अब आदत हो जाएगी। अब तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर डिजीज़ जिस वक्त डायग्नोज हुई बिल्कुल शुरू में भी इंसुलिन दें तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं बनिस्बत नुकसान के। आपने अभी बात की पेचीदगियों की, तो पेचीदगियों में कोई ऐसी पेचीदगी भी है जो आँख को या नज़र को मुतासिर करती है? जी बिल्कुल। शुगर की जो पेचीदगियाँ हैं, अगर हम शुरू करें ऊपर से, तो बेसिकली वो बीनाई को मुतासिर करती है, आँख के पर्दे पर उसका हमला होता है जिसकी वजह से इंसान की बीनाई जा सकती है। और फिर वो जब बीनाई चली गई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हो सकती है, बाज़ दफ़ा उसका रिवर्सल मुमकिन नहीं है। इनिशियल स्टेजेस पे अगर डायग्नोज हो जाए तो कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, वरना जब ये बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए एक इंसान अपनी बीनाई से महरूम हो सकता है। इसके अलावा भी कई पेचीदगियां हैं, जैसे शुगर के होने से या शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तीनों के होने से फालिज का अटैक हो सकता है, या ये हार्ट अटैक कॉज कर सकती है। अगर वो गुर्दों पे असरअंदाज हो तो गुर्दे फेल हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो डायलिसिस के लिए, और फिर जब एक बार गुर्दे फेल हो गए तो फिर वो सारी ज़िंदगी या तो डायलिसिस पे रहता है, या फिर अगर ट्रांसप्लांट कोई ऐसा खुश नसीब है जिसको ट्रांसप्लांट के लिए कोई किडनी मिल जाए तो फिर वो ऑप्शन होता है। इसके अलावा ये आपकी जो नर्व्स हैं, आपकी जो वो उसको मुतासिर करती हैं, स्पेशली जो पैरों की नर्व्स और वेसल्स हैं, जो खून की शरियानें हैं, उनको मुतासिर करती है। इसकी वजह से आपको महसूस होने की सलाहियत कम हो जाती है, और फिर उसके साथ अगर पैरों पे ज़ख्म हो तो वो फिर जल्दी रिकवर नहीं होते, और फिर वो अगर आगे बहुत पेचीदा सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर पैरों को या कोई एक उंगली वगैरह को काटने की नौबत भी आ सकती है। इसी के साथ जो है वो जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं तो हमने शुरू में जैसे मेंशन किया कि इसमें ब्लड प्रेशर भी है और डिसलिपिडीमिया भी है।
वो कि मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज हैं, लेकिन आज हम फोकस इन तीनों को कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर और जो डिसलिपिडीमिया है, क्या ये शुगर के साथ ज़रूर मौजूद होते हैं या इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है? और अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो फिर किस तरह से मैनेज किया जाता है? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि 100% लोगों में ये तीनों बीमारियां एक साथ मौजूद हों, लेकिन किसी में एक हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में तीनों भी हो सकती हैं। लेकिन जब भी इनमें से कोई एक बीमारी हो, क्योंकि ये बीमारियां सारी एक ही तरह से इनका जो बेसिक वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें मोटापा और हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह शामिल नहीं है, या हमारी डाइट बहुत बुरी हो चुकी है। तो इस वजह से जब किसी को कोई एक बीमारी भी हो तो हम दूसरों पे भी उस नज़र रख रहे होते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब किसी को सिर्फ डायबिटीज़ भी हो तो हम उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम 6 महीने में ज़रूर चेक करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स में वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा ले, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर 3 महीने में भी चेक कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर जब वो मरीज़ हर विज़िट पे डॉक्टर के पास आता है, चाहे वो 3 महीने पे भी आ रहा हो, तो उसका ब्लड प्रेशर वहीं पर चेक हो जाता है। और डायबिटीज़ जिन लोगों को हो उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल ज़्यादा टाइट रखने पड़ते हैं, यानी उनके लेवल ज़्यादा लोअर रखने पड़ते हैं, ताकि उनको आगे जाके दूसरे मसाइल जो पेचीदगियाँ हैं शुगर के हवाले से उनसे बचाया जा सके। इसी के साथ साथ जो है वो देखा ये गया है कि अक्सर लोग जो है जो डायबिटीज़ के साथ होते हैं कुछ अपने पैरों का ख्याल कम रखते हैं। तो फुट केयर जो है वो जब हम देखते हैं तो फुट केयर को जो है वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में बहुत अहमियत दी जाती है। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगी? जी, देखें, जैसे अभी मैंने जब डायबिटीज़ की पेचीदगियों की बात की थी तो मैंने कहा था कि पैरों में महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है, या जो हमारी खून की शरियानें हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करती। उसकी वजह से कोई भी ज़ख्म हो तो वो महसूस नहीं होता, या जल्दी फिल नहीं होता, जल्दी भरता नहीं है। तो और फिर पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। तो डायबिटीज़ वालों को हम कहते हैं कि आपने अपने पैरों का ख्याल जो है वो अपने चेहरे से ज़्यादा रखना है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के पैर ज़्यादा कीमती हैं। तो उसके लिए एक तो ये है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन होता है फुट केयर का, जो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, जो भी उनके नॉलेज हों तो आपको अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक पूरा जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन करा लें अपने फुट का अपने डॉक्टर से। इसके अलावा जो एहतियात आप खुद कर सकते हैं, जो शुगर का मरीज़ अपनी एहतियात खुद कर सकता है, उसमें यह है कि रोज़ाना बाकायदगी के साथ अपनी पैरों की देखभाल करने में एक तो ये कर सकते हैं कि उनको अपने पैरों का मुआयना जो है वो रोज़मर्रा करना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि हमने बाज़ दफ़ा ऐसे भी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी चोट लग गई, लेकिन मरीज़ को क्योंकि उसकी महसूस होने की सलाहियत कम हो चुकी थी तो उसको पता ही नहीं चला। जब उसने बहुत गहरे ज़ख्म की सूरत इख्तियार कर ली और फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो गया, उस वक्त मरीज़ को पता चला कि उसके पैर में कुछ मसला हो चुका है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको जब महसूस नहीं हो रहा होता तो आप रोज़ाना की बेसिस पे अगर अपने पैरों का अच्छे से मुआयना करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी खुदा ना खासा चोट है या कोई चेंज आया आपके पैरों में या स्किन में, तो आप फ़ौरन अपने मालिज से रब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट कोशिश करें कि वो क्लोज शूज़, बंद जूतों का इस्तेमाल करें, और ऐसे जूते जो अंदर से बहुत ज़्यादा तंग ना हो ताकि वो अंदर से नुकसान ना करें। और बंद जूतों का फ़ायदा यह है कि जब वो चलना फिरना कर रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं तो उनको बाहर से कोई चोट ना लगे उनके पैरों पर, क्योंकि वो वैसे ही पैर उनके बड़े नाजुक हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पैरों का रोज़ाना अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में अक्सर जो है वो पैरों पे कट्स पड़ जाते हैं, जो क्रैक हील्स हो जाती हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएं तो वहाँ से भी इन्फेक्शन अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रोज़ाना अपने पैरों पे अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह लगा के, और उसके बाद जो है कोई सॉक्स वगैरह पहन लें जिससे आपके पैर सॉफ्ट रहें और वो बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स वगैरह ना हो जिससे इन्फेक्शन अंदर की तरफ जा सकता हो। डॉक्टर साहिबा, आपकी मौजूदगी से हम जो है वो इसको जो फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के हवाले से आप ख़वातीन को कुछ एहतियात अगर बताना चाहें कि किस तरह से उसमें एहतियात की जाए और किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर किया जाए।
अच्छा देखिए, वैसे तो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में एक ख़ास टाइम होता है जिसमें हर पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उसका शुगर टेस्ट होता है, और वो ख़ास टाइम जो है यूजली 28 वीक होता है, जिसमें आपकी मॉलेज आपको शुगर के कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं वो एडवाइस करती हैं, और उस टेस्टों की बुनियाद पे फिर पता चलता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है या नॉर्मल है। तो एक तो ये है कि जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी मोटापा एक अहम किरदार अदा करता है। तो जिन लोगों का वज़न पहले से ही ज़्यादा है, बिफोर प्रेगनेंसी भी ज़्यादा है, उन लोगों का चांस जो है वो आगे जाके प्रेगनेंसी में शुगर होने के हवाले से भी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी में डाइट अपनी हेल्दी लेनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स का या जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता जो हमने कहा 28 हफ्ते पे जाके और शुगर का टेस्ट होता है और उसमें डायग्नोज होता है, उनकी डॉक्टर उनको बताती हैं कि उनको शुगर की बीमारी है, तो फिर वही बात है कि मीठा का इस्तेमाल अगर वो कर भी रहे थे तो उस वक्त बिल्कुल स्टॉप करने की ज़रूरत होती है। और साथ में मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं, जिसमें कुछ खाने वाली गोलियां भी हो सकती हैं या इंसुलिन भी हो सकती है, फिर उसका इस्तेमाल जो है आपको रखना पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी में अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर बच्चे जो आपके आने वाला बच्चा है उसमें पेचीदगियों का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही तफसीली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में व्यूअर्स को बताया। आखिर में जो है हम चाहेंगे कि व्यूअर्स के लिए जो टेक होम मैसेज है वो आपकी तरफ से क्या होगा? जी देखिए, अगर आज के हम टेक होम मैसेजेस की बात करें तो जो हमने बात किया, बहुत सारा फोकस उस पर जो है हमारे मोटापे पे था और लाइफस्टाइल पे था। तो जब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो इन तीनों के लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। पहली एहतियात ये कि जब बीमारी हुई नहीं है, यानी ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक उनको ये इस किस्म की कोई चीज़ भी डायग्नोज नहीं हुई है, तो वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा रखें जिसमें आगे जाके भी ये बीमारियां होने के चांस कम रहें। और इस लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट जिसमें फैट्स या जंक का इस्तेमाल कम हो, चीनी और नमक का इस्तेमाल लिमिटेड हो, और इसके अलावा डेली रेगुलर एक्सरसाइज जो यूजली हमारी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं होती। तो अगर हम इस रूटीन को अपना लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से और उनकी पेचीदगियों से बच सकते हैं हम। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको अब ये उनके लिए ये शायद मैसेज लेट हो चुका और अब वो इन बीमारियों में मुब्तला हो चुके। तो ऐसे लोग जो इन बीमारियों में मुब्तला हो चुके, उनके लिए फिर मैसेज ये है कि अब हमें इसकी पेचीदगियों से, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है। तो उसके बचने के लिए जो है फिर अगेन दवाएं तो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या डिसलिपिडीमिया की मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका लाइफस्टाइल है, जिसमें खाने में कुछ एहतियात है, यानी कि चीनी का इस्तेमाल बंद करना, नमक का इस्तेमाल कम करना, चिकनाई का इस्तेमाल कम करना, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम दवाओं के साथ ये सारी चीज़ें, सारी एहतियातें जारी रखें तो हम अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और जो उसकी होने वाले नुकसानात या पेचीदगियाँ हैं उससे बच सकते हैं। आखिर में डॉक्टर साहिबा, व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के थैंक यू। मसरूफ़ दिन से जो है वो आपने टाइम निकाला और हमारे साथ जो एक तफसीली गुफ्तगू की दायमी अमराज के बारे में, जिसमें ख़ास तौर पर जो हमने आज डिस्कस किया शुगर, ब्लड प्रेशर और जिस्म में खून में बढ़ता हुआ जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उस पर। इसी के साथ व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम को हम इख्तिताम पजीर करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, ये चूँकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, तो इसको जो है वो हम किसी भी आइडियल टाइम पे जो है वो आपके साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।